मित्रों, जीवन दर्शन प्लस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साहित्य के इस चैनल पर आज मैं अपनी कहानी एक और प्रहलाद का वाचन करने जा रहा हूँ। यह कहानी एक आतंकवादी के हृदय परिवर्तन पर प्रकाश डालती है। अपने जीवन के अंतिम चरण में वह किस तरह देशभक्त बन जाता है, इसे मैंने बड़े ही प्रयत्न लाघव से सहज भाषा शैली में रूपायित किया है। तो कृपया बड़े मनोयोग से इस वीडियो को चला दीजिए और सुनिए कहानी एक और प्रहलाद। शहर का वह हिस्सा इतना अलग थलग था कि प्रायः ऐसा लगता था कि वह इस शहर से बाहर का कोई अजनबी इलाका है। शहर ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का, या यूं कहिए कि इस देश का ही हिस्सा नहीं है। वहां का कोई बाशिंदा जब भी अचानक कहीं नजर आ जाता है तो हम बरबसी खुद से भुनभुनाने लगते हैं कि हो न हो यह शख्स दीवानगंज का ही निवासी होगा। हमारा यह अनुमान सही निकलता जब वह हमारी घूरती निगाहें बचाकर किसी गली या भीड़ में छिप जाने की कोशिश करता। यह तय है कि वहां का आदमी ही नहीं बल्कि सारी आबो हवा विदेशीपन के लिबास से ढकी हुई थी। वहां एक सरहद सी खिंची हुई सी लगती थी, जहां की पहाड़ियों पर खड़े होकर आसमान देखना ही कुछ अजीब सा लगता था, जैसे कि आसमान भी बड़ी गैरियत से चेतावनी दे रहा हो कि सरहद लांघने की ढिठाई मत करना, वरना दूसरे वतन यानी दुश्मन की जमीन पर कदम रखने का अंजाम जानते ही हो क्या होता है। दीवानगंज से सन सन आने वाली खामोश हवा भी यह आगाह करती थी कि वहां हादसा होना एक आम बात है। मैं 2 घरों में 1.5 दर्जन मासूमों के जलाए जाने, कम से कम 8 जवान औरतों का बलात्कार कर हलाक किए जाने और कुछ मंदिरों से मूर्तियों की तस्करी किए जाने की सनसनीखेज खबर लाई हूं। बेशक हवा के हर झोंके से खौफ सांप के जहर की तरह बदन में फैलने लगता और धीरे धीरे इसे सुन्न सा करने लगता, पर कई गुना रफ्तार से धड़कते दिल का एहसास कभी कम नहीं होता। दीवानगंज की उस काल्पनिक सरहद से कोई 4 मील दूर शहर का सदर बाजार शुरू होता है। रोज शाम को सदर चौराहे पर लोगों की कानाफूसियों से दीवानगंज में पिछली रात को हुई घटनाओं का खुलासा होता है। जब 8 बजे से अब पहले कलेक्टर के आदेशों के तहत दुकानों के धड़ाधड़ बंद होते ही भीड़ अपने पीछे गुमसुमी का माहौल छोड़ जाती है, तब वहां रिजर्व पुलिस और मिलिट्री के जवानों की सिर्फ जमघटी नजर आती है। बीच बीच में कुत्तों की भौंकाहट खामोशी के सीने को चीर कर माहौल को लहूलुहान कर जाती है। 8 बजे से 1-1.5 घंटे पहले सदर बाजार का बंद होना लाजमी है। दूर के गांवों से आए निरीह औरत मर्दों को जल्द से जल्द घर पहुंचने का भय सताने लगता है। लगभग 9 बजे देश की सीमा से दीवानगंज के दहशतगर्दों की बेधड़क आवाजाही शुरू हो जाती है। साथ में शुरू हो जाती है हथियारों, गोला बारूदों, नशीले पदार्थों और चोरी के सामानों की तस्करी। इस काम में सीमा पर तैनात सिपाहियों की मिली भगत कुछ कम नहीं होती। इन मुट्ठी भर देशद्रोहियों की वजह से ही इस देश को दहशतगर्दी से निजात नहीं मिल पा रहा है। आज सदर चौराहे पर कानाफूसियों का बाजार कुछ ज्यादा ही गर्म है। दीवारें तक चौकन्ना होकर सुन रही हैं कि दीवानगंज का तथाकथित जेहादी सरगना बख्तियार खान के घर कुछ अप्रत्याशित सी घटनाएं घट रही हैं। हुसैन की आवाज भीड़ की फुसफुसाहट को भेद कर कानों को स्तब्ध कर देती है। अब बख्तियार की बर्बादी के आसार नजर आने लगे हैं। उसकी शानो शौकत के दिन लद गए हैं। उसके घर का ही चिराग उसे और उसकी गुरूर को जलाकर राख करने पर आमादा है। भीड़ के माथे पर सवालियां लकीरें उभर आती हैं। आखिर बख्तियार की मासूम औलाद से उसका क्या बिगड़ने वाला है? उसकी उम्र तो कुल 14 साल की ही है।
हुसैन भीड़ को समझाता है, फरीद मतलब बख्तियार के जिगर का टुकड़ा जो उसके सारे मंसूबों पर पानी फेरता जा रहा है। तभी कुछ फरलांग दूर से गोलियों की दनादन धाएं धाएं सुनाई देती है। ऐसा तब होता है जबकि बख्तियार के गुर्गे सदर के रास्ते गुजरते हुए अपने आने की चेतावनी देने के लिए हवाई फायर करते हैं। हुसैन अपने लफ्ज मुंह में ही जब्त कर लेता है। वह भागकर अपनी पतंग की दुकान को फटाफट बंद करता है और सिर पर कोई बंडल लिए हाँफते हुए भागता है। दूसरी दुकानें भी धड़ाधड़ बंद होती हैं। लोग बाग सिर पर पैर रखकर भागते हुए पूरे सदर बाजार को इस तरह जनशून्य कर जाते हैं जैसे कि वहां हफ्तों से आदमी के पांव न पड़े हों। वहां तैनात वर्दीधारी जवान गलियों गुमटियों और आधे अधूरे बंद दुकानों की ओट में किसी अप्रत्याशित स्थिति से निपटने के अंदाज में पोजीशन लेकर खड़े हो जाते हैं, बदस्तूर राइफल संभालते हुए। कुछ मिनट बाद ही बख्तियार के गुर्गे एक लड़के को खुली जीप में जोर से जकड़े हुए गुजरते हैं। लड़का खुद को उनके चंगुल से छुड़ाने की असफल चेष्टा करता है। उसके चेहरे पर किसी भय या तनाव के भाव के बजाय एक व्यंग्यमय मुस्कान झलकती है। एक जवान हिम्मत बटोर कर गली की ओट से बाहर आता है और जीप को हाथ के इशारे से रोकता है। जनाब, इस बच्चे को लेकर आप लोग कहाँ जा रहे हो? इसने क्या कसूर किया है कि इसे इस तरह? एक गुर्गा भड़कता है, तुम्हें पता नहीं है कि यह हमारे डॉन का लड़का है? जवान चुटकी लेता है, लेकिन जिस तरह से तुम इसे पकड़ कर ले जा रहे हो उससे तो यही लगता है कि जैसे यह कोई गुनहगार हो जिसे तुम सजा देने ले जा रहे हो। एक गुर्गा खिसियाकर भौंकने के अंदाज में बोल उठता है, हाँ हाँ, हम इसे एक बियाबा में खूंखार जानवरों के बीच ले जा रहे हैं, इसे डराने धमकाने, ताकि यह बात बात में हिंदुस्तान का गुणगान और तरफदारी करना बंद कर दे और अपने अब्बा हुजूर की तिजारत में इजाफा करे, उनके मकसद यानी कश्मीर को आज़ाद वतन बनाने के मकसद को कामयाब करे। उसकी बात पर लड़का खिलखिला उठता है, हाँ हाँ, मैं बख्तियार का गुनहगार हूँ, उसकी ये गुलाम मुझे कोई सबक सिखाने ले जा रहे हैं। मालूम नहीं, शायद ये मुझे जिबा भी कर सकते हैं। मेरा गुनाह सिर्फ यह है कि मैं अपने बाप के गलत कामों की खिलाफत करता हूँ। मैं उन्हें बताता हूँ कि हम सब भारत माता के बेटे हैं, हमें अपने देशवासियों पर जुल्म नहीं ढाना चाहिए। उनका खून बहाकर हमें क्या मिलेगा? हम सब भाई भाई हैं, इस हिंदू संस्कृति के अभिन्न अंग हैं, हमें मिलजुल कर इसकी रक्षा करनी चाहिए। इतने लंबे संघर्ष के बाद तो हमें आज़ादी मिली है, इसे बचाने के लिए हमें दोबारा कुर्बानी देनी ही होगी। गुर्गे गुर्राते हैं पर वह बोलने से बाज नहीं आता है। राइफल झुलाता हुआ जवान उसकी वाकपटुता को सुन दांतों तले अंगुली दबाता है। जीप के दूर निकल जाने के कारण उसकी आवाज़ मध्यम होती जाती है। दीवानगंज के मदरसे में बड़ी अफरा तफरी मची हुई है। बख्तियार खान के पैसों से चलने वाले मदरसे में आजकल उसके मन मुताबिक कुछ भी नहीं हो पा रहा है। मदरसे के मौलवी अपने शागिर्द फरीद से बेहद खफा हैं, पर वे करे भी तो क्या करें? आखिर फरीद तो उनके मालिक बख्तियार का ही लाडला है। सुबह जब मदरसे में पठन पाठन शुरू होता है तो फरीद बवाल मचा देता है। वह अपने मौलवी से क्लासरूम में ही कुछ बौखलाने वाले सवाल कर बैठता है। जनाब, हमें हिंदी क्यों नहीं पढ़ाई जाती, जो सारे हिंदुस्तान में बोली जाने वाली भाषा है? वह तो राष्ट्रभाषा है। फरीद के सवाल से मौलवी तिलमिला उठता है। वह कहता है, मेरे दोस्त, इसकी वजह साफ है कि हम मुसलमानों की जबान उर्दू होती है। मौलवी अपने धैर्य को बरकरार रखता है। हमें अपना पाठ शुरू करने से पहले वंदे मातरम और जन गण मन का गान करना चाहिए। देश के सभी स्कूलों में तो ऐसा ही होता है। फरीद के दूसरे सवाल से मौलवी हक्का बक्का रह जाता है। दरअसल हम हिंदुस्तानी कौम नहीं है, इसलिए हम हिंदुस्तानी रिवाज नहीं मान सकते।
हम तो वही करेंगे जो हमारी कौम के मुताबिक होता है। मौलवी उसे भरसक समझाने की कोशिश करता है। प्रत्युत्तर में फरीद कहता है, हमारे किताबी सबक में हिंदुस्तान के महापुरुषों की जीवन गाथाएं क्यों नहीं शामिल की गई हैं? हमें रामकृष्ण, अशोक, बुद्ध, अकबर, राणा प्रताप, शिवाजी, कबीर, टैगोर, गांधी, सुभाष वगैरह के आदर्शों से परिचित क्यों नहीं कराया जाता? हम दूसरे मुल्कों के बड़े लोगों के बारे में ही क्यों बताया जाता है? क्या हमारी किताबें किसी बाहरी मुल्क से छप कर आती हैं? क्या हमारे देश में किताब लिखने वालों की कमी है? फरीद एक सांस में बोल जाता है। मौलवी, जो उसकी बातें सुनना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, उसके पास आ जाता है। फरीद को लगता है कि जैसे वह उसे पीटने ही उसके पास चलकर आया हो। मौलवी उसके कान में फुसफुसाता है, मेरे अजीज दोस्त, तुम एक मुसलमान के ही बेटे हो ना? कहीं तेरी अम्मी ने किसी कश्मीरी पंडित के साथ? उफ, मुझे तो तुम्हारी पैदाइश में कोई खोट नजर आती है। मैं तुम्हारे अब्बा से अभी तुम्हारी शिकायत करता हूँ। उसके बाद मदरसे के सभी मौलवी तत्काल छुट्टी का ऐलान कर ऐसी अफरा तफरी में एक मजलिस बुलाते हैं जैसे कि कोई बहुत बड़ा हादसा हो गया हो। मजलिस में सभी एक मत से यह निर्णय लेते हैं कि उन्हें बख्तियार खान से तुरंत मिलना चाहिए। बख्तियार मौलवियों की बातें सुनकर आग बबूला हो उठता है। वह तत्काल फरीद को बुलाकर उसके गाल पर कई तमाचे रसीद करता है, पर हैरत की बात कि उन तमाचों से उसका गाल सूज जाने के बाद भी उसकी आंखों से एक बूंद भी आंसू नहीं बहता है। वह अपने बाप के हर तमाचे पर हंसता ही जाता है। थक हार कर बख्तियार अपना माथा पकड़ लेता है। क्या बताऊं, अपना ही खून मेरे मकसद के साथ दगा दे रहा है। वह फफक पड़ता है। तभी फरीद निरपराध भाव से आगे आकर उसे तसल्ली देने लगता है। अब्बा हुजूर, आपको अपने बुरे मकसद से तौबा कर लेना चाहिए। आप हिंदुस्तान से अलग अपनी अस्मिता नहीं बना सकते। बिला शक आप हिंदुस्तानी कौम के हैं। आपका पहला मजहब भारतीयता है, जिसकी हिफाजत के लिए आपको तन मन धन सब न्योछावर कर देना चाहिए। आप अपने गुरुओं से कह दीजिए कि वे देश के सभी हिस्सों में जाएं और गरीब तथा जरूरतमंद देशवासियों की खिदमत करें, उनकी सेवा शुश्रूषा करें। इसी में आपका और हमारे समाज की नेक सलामती है। बख्तियार सिर उठाकर अपने ढीठ बेटे को बड़े गौर से देखता है और वहां मौजूद अपने आदमियों से चिल्ला उठता है, देखते क्या हो, इस मावाकूल को एक अंधेरी कोठरी में बंद कर दो। जब तक यह अपनी बुरी बातों से तौबा नहीं कर लेता, इसे वहीं भूखा प्यासा तड़पने दो। उसके हुक्म की तुरंत तामील होती है। 2 दिनों तक फरीद अंधेरी कोठरी में बंद रहता है और जब तक दम रहता है वह वंदे मातरम गाता रहता है। पर तीसरे दिन कोठरी से फरीद की एक भी आवाज सुनाई नहीं देती है। गमी जैसी छाई मायूसी के चलते उसकी माँ छाती पीट पीट कर सारे दीवानगंज को सिर पर उठा लेती है। आखिरकार बख्तियार का दिल भी वात्सल्य से भर उठता है। आनन फानन में दरवाजा खोलकर फरीद को बाहर निकाला जाता है। बख्तियार उसकी कलाई टटोलता है और उसके नब्ज के अभी भी फड़कने का उसे एहसास होता है। डॉक्टर येन किन प्रकार उसकी जान बचाने में सफल हो जाते हैं। बख्तियार अपने बेटे के दिल में देश के प्रति नफरत भरने के सारी हिकमत अपनाता है। फरीद को कई बार मृत्यु जैसी पीड़ा से गुजरना पड़ता है, पर हर बार किसी करिश्मा के चलते सुरक्षित बच जाता है। अंततोगत्वा बख्तियार की सख्त हिदायत के तहत फरीद के मदरसा जाने और बाहर घूमने पर पाबंदी लगा दी जाती है, पर फरीद में देशभक्ति के जज्बे में कोई कमी नहीं आती है। वह जैसे कि देशभक्ति के अनुवाद में अपना दर्द तक भूल जाता है। अपने पिता के खूनी साजिशों की पूर्व सूचना जिला प्रशासन और पुलिस हेडक्वार्टर से को देकर उसके मंसूबों पर पानी फेर देता है। ये सूचनाएं वह अपने पिता की अनुपस्थिति में उनके ट्रांसमीटर के माध्यम से देता है। ये सूचनाएं वह अपने पिता की अनुपस्थिति में उनके ट्रांसमीटर के माध्यम से देता है। बख्तियार तो सोच भी नहीं सकता था कि उसका बेटा उनके खिलाफ इस हद तक जा सकता है।
बख्तियार का तथाकथित जिहाद लगातार विफल होता जाता है। वह दिल्ली में हवाई अड्डे, रेलवे प्लेटफॉर्म, बाजार और आम स्थानों पर बम धमाके करने के जो इंतजामात करता है, उन्हें पुलिस के समय पूर्व हरकत में आने के कारण विफल कर दिया जाता है। इससे विदेश स्थित उसके हेडक्वार्टर्स को भी उसके जिहादी होने पर शक होने लगता है कि बख्तियार जानबूझकर उनकी योजनाएं सफल नहीं होने दे रहा है और जिहाद में उनका साथ देने के वादे से मुकर रहा है। एक दिन हेडक्वार्टर से कुछ मिलिटेंट बख्तियार के घर पर अचानक छापा मारते हैं और उसके बेटे फरीद को उस वक्त रंगे हाथों पकड़ते हैं जबकि वह घर के तहखाने में लगे ट्रांसमीटर से हिंदुस्तानी खुफिया विभाग के अधिकारियों से बातें कर रहा होता है। दरअसल बख्तियार को तो यह अंदेशा ही नहीं था कि उसका बेटा ही उन्हें इस कदर धूल चटाने पर आमादा है। चुनांचे मिलिटेंट तो यह समझते हैं कि बख्तियार के ही निर्देश पर उसका बेटा ऐसा कर रहा है। एक मिलिटेंट तत्काल बख्तियार के सीने पर रिवॉल्वर टिका देता है। वह गरज उठता है, तुम हमें डबल क्रॉस कर रहे हो, हमारी आंखों पर पट्टी नहीं बंधी है। तुम्हारी ही हिदायत के तहत तुम्हारा लड़का हमारे मंसूबों पर पानी फेर रहा है। आखिर तुम हो तो हिंदुस्तानी ही, हिंदुस्तानी मुसलमान दगा ही करते हैं। तुम्हारे पुरखे तो हिंदू ही रहे होंगे, ऐसे में तुमसे वफा की उम्मीद कैसे की जा सकती है। बख्तियार उसकी दाढ़ी छूकर गिड़गिड़ाने लगता है। मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि मुझे इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं था कि मेरा बेटा ही मेरी पीठ पर वार कर रहा है। उसने पहले भी कई बार हमारी स्कीमों में दखलंदाजी की है। अगर ऐसी बात है तो तुम्हें अपने बेटे की कुर्बानी देनी होगी। अगर वह तुम्हारे रास्ते का रोड़ा बन रहा है तो उसे खुदा के नाम पर कुर्बान कर दो। तुम्हारे इस शहादत से तुम्हें और तुम्हारे बेटे को जन्नत नसीब होगी। बोलो, क्या तुम ऐसा कर सकोगे? मिलिटेंटों की शर्त सुनकर बख्तियार के पांवों तले से जमीन खिसक जाती है। बख्तियार के परिवार के सभी बदहवास सदस्य वहां खड़े हो जाते हैं। उस वक्त पाकिस्तान से आई फरीद की बुआ फातिमा भी स्थिति का जायजा लेने आ जाती है। तभी वहां उपस्थित फरीद चिल्ला उठता है, हाँ हाँ, मुझे ऐसी ही मौत चाहिए। अपने देश के वास्ते मैं शहीद होकर जन्नत का दावेदार बनूंगा। देश को विदेशी साजिशों से आज़ाद कराकर मेरी रूह को बेहद सुकून मिलेगा। अब्बा हुजूर, मेरी यह तमन्ना पूरी कर दीजिए। वह उनके कदमों पर गिरकर गिड़गिड़ाता है। मिलिटेंट व्यंग्यपूर्ण अंदाज में बख्तियार को ललकारता है, देखते क्या हो, चला दो खंजर अपने बेटे के सीने पर। एक सच्चे जिहादी से यही उम्मीद की जाती है। मजहब की हिफाजत के लिए सारे रिश्ते नाते ताक पर रख दिए जाते हैं। इसी दरमियान फातिमा अपने भाई बख्तियार को उस पेचीदे हालात से उबारने के लिए बीच में ही टपक पड़ती है। भाईजान, ये तुम्हारे कामरेड अफसर सही फरमाते हैं। तुम्हें अपने बेटी की कुर्बानी देनी ही चाहिए। तुम सच्चा मुसलमान होने का सबूत देकर अपने जिहाद को एक नया मोड़ दे सकते हो। बख्तियार रुआंसा हो जाता है। मैं अपने हाथों से ही अपने जिगर का खून कैसे कर सकता हूँ? आखिर मैं इसका वालिद हूँ। तुम क्या, तुम्हारे खानदान का कोई भी शख्स फरीद का खून नहीं बहा सकता? वह बख्तियार के कान से अपना मुंह सटा देती है। पर मेरे पास एक सूरत है तुम्हें इस कशमकश से निजात दिलाने की। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। फातिमा चुटकी बजाते हुए उसकी समस्या का हल निकालने का दावा करती है। बख्तियार पूरे होशो हवास में सवाल कर उठता है, वो कैसे? वह उसके कान में उसी तरह फुसफुसाती है, वो ऐसे कि तुम्हारे सालार जंग में जो खूंखार लकड़बग्घा है उसे मैं बचपन से चारा खिलाती रही हूँ। वह मुझे अच्छी तरह पहचानता है। तुम्हारे आदमी तो उसके पास जाने की हिम्मत तक नहीं जुटा सकते, पर मैं तो उसे अपनी बाहों में जकड़कर उसके साथ गलबहियाँ तक खेल सकती हूँ। वह मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। मैं फरीद को लेकर जैसे ही उसके पिंजरे में घुसूंगी, वह मुझे छोड़ फरीद को कच्चा चबा जाएगा। और हाँ, यह सब मैं खेल खेल में करूंगी, उसे इसकी भनक तक नहीं मिलेगी। बख्तियार सोच में पड़ जाता है। फरीद की माँ, जो दूर से फातिमा और अपने शौहर के बीच हुई गुपचुप बात नहीं सुन पाती है, एकदम से बिफर पड़ती है। हाँ हाँ,
तुम लोग मेरे बेटे को मारने की साजिश कर रहे हो। मैं यह कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती। बख्तियार उसे एक भद्दी सी गाली देता है। तूने अपने पेट से ये हिंदू का बच्चा कैसे पैदा किया, जबकि सारी दुनिया जानती है कि तेरा शौहर मुसलमान है। पर माँ के दिल के हाले बयां को उस समय सुनने के लिए वहां कोई आगे नहीं आता है। बख्तियार एक निर्णायक अंदाज में मिलिटेंटों को एक कोने में ले जाकर अपनी योजना बताता है। उसके बाद वे तहखाने में गुप्त मंत्रणा करने चले जाते हैं, जबकि फातिमा फरीद को चूमती पुचकारती बरामदे से बाहर ले जाती है। इस दुनिया का सबसे दुखी प्राणी कोई है तो वो बख्तियार ही है। जिस लकड़बग्घे पर उसकी बहन फातिमा को बेइंतहा भरोसा था, उसने ही उसे अपनी खुराक बना ली। विजयोन्माद में जब फरीद उस लकड़बग्घे पर सवार होकर दीवानगंज में घूमता हुआ अपने घर पहुंचता है तो किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है। दीवानगंज में अभी तक ऐसा करिश्मा किसी ने नहीं देखा था। घोड़े की सवारी तो सबने की थी और देखी भी थी, पर लकड़बग्घे की सवारी तो किसी ने नहीं देखी। आखिर इस लकड़बग्घे में देशद्रोह और देशभक्त के बीच फर्क करने की क्षमता कहाँ से आई है? यह कोई दैवी चमत्कार ही होगा। बहरहाल फरीद के घर पहुंचने के कोई 8 घंटे बाद दिल्ली के सीआरपीएफ के जवान दीवानगंज के चप्पे चप्पे पर काबिज हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कल जब मिलिटेंट अचानक फरीद को ताखाने से बरामद कर उसे घसीटते हुए लाए थे तो किसी मिलिटेंट का ईयरफोन नीचे गिर गया था, जिससे वहां होने वाली सारी अफरा तफरी और कहासुनी दिल्ली स्थित अधिकारियों को सुनाई दे गई थी। उसके बाद रक्षा विभाग तत्काल हरकत में आ गया और मिलिटेंटों को धाड़ दबोचा गया। फौज पूरे दीवानगंज का घेराव कर लेती है। ऐसा लगता है कि दीवानगंज अपने दहशत से उबरकर पहली बार दुनिया के सामने खड़ा हुआ है। दीवानगंज वासी बंदी बख्तियार और दहशतगर्दों के खौफ से मुक्त होकर उसके घर को घेर लेते हैं। भारत के रक्षा विभाग का कमांडेंट बंदी मिलिटेंटों से दहाड़ते हुए कहता है, जिहाद के नाम पर भारत के अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी करने का अंजाम तो देख ही लिया क्या होता है। वह सार्वजनिक रूप से फरीद की पीठ थपथपाता है। हमें फरीद की बहादुरी पर फख्र है। यह लड़का देश के भटके हुए युवा वर्ग के लिए जीता जागता मिसाल है। इसने अपनी जान की बाजी लगाकर यह साबित कर ही दिया कि राष्ट्र धर्म सबसे ऊंचा है। राष्ट्रभक्ति का स्थान जाति धर्म समाज और परिवार से भी ऊंचा है। मेरा विश्वास है कि भारत माता का यह महान सपूत एक दिन देश का गौरव बनेगा। इसे तो मैं प्रहलाद का अवतार मानता हूँ। जिस तरह हिरण्यकश्यप के अत्याचार से प्रहलाद को मुक्ति मिली थी, उसी तरह इस बहादुर बच्चे को अपने क्रूर बाप की यातनाओं से छुटकारा मिला है। आप सभी ने देख ही लिया कि सच उगते सूरज की तरह काले खटाटोप को फाड़कर देशद्रोहियों की आंखें किस तरह चौंधिया रही हैं। पूरे देश को ही क्या, सारे विश्व को यह सच स्वीकार करना ही पड़ेगा। दीवानगंज में चहल पहल लौट आई है। लोग बाग सुबह दीवानगंज से लगी पहाड़ी पर चढ़कर उगते सूरज को देखना बड़ा खुशगवार मानते हैं। दीवानगंज से सदर बाजार का रास्ता खुल गया है। रास्ते के दोनों ओर मदारियों का मजमा फिर से लगने लगा है। बीच चौराहे पर हसन और उसके साथी रात 11 बजे तक बेखौफ बतियाते हैं। वह बताता है कि बख्तियार को अपनी वतन फरोशी पर बड़ा अफसोस है और जेल में उसके नेक बर्ताव के मद्देनज़र उसकी सज़ा कम कर दी गई है, लेकिन उसे अपने फरीद के फौजी अफसर बनने पर बड़ा नाज है। जब फरीद छुट्टियों में उससे मिलने जेल जाता है तो वह उसका मुख चूमते हुए भाव विभोर उठता है। तेरी माँ ने तेरे रूप में एक फरिश्ते को जन्म दिया है। खुदा करे हर माँ तेरे जैसे बच्चे को ही जन्म दे जो मेरे जैसे गुमराह और गुनाहगार आदमी को सही रास्ता दिखा सके। प्रत्युत्तर में फरीद रो उठता है, अब्बा हुजूर, अब जब हम दीवानगंज लौटेंगे तो सारी खुशियां हमारे दामन में होंगी। अम्मा आपकी बाट बड़ी बेसब्री से जो रही है। वह कहती है कि आपके लौटने से दीवानगंज में बहार आ जाएगी।
मित्रों, इस कहानी का सुखद अंत आपको आश्चर्य से आत्मविभोर कर गया होगा। सीधे साधे कथानक पर बरसों पहले लिखी गई इस कहानी पर आपकी प्रतिक्रिया निवेदित है, प्रार्थित है। धन्यवाद।